देख ये है कि जैक बोट क्लास 10 यानी जैक मैंने तो समझे थे झारखंड वाला, क्लास 10 कर चौथा पाठ करना है कि औद्योगिकरण का युग। कर पहला सवाल का कहते हैं निम्नलिखित की व्याख्या करें। काम में कहते ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। इकर व्याख्या देख। जेम्स हरग्रीव्स ने 1746 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन तैयार कर रहे माने मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। माने पहिया घुमाने वाला एक मजदूर तकलीफ झेलत रहे और इसके साथ कई धागे बनने लगते थे। ठीक है, इस मशीन के प्रयोग से हाथ से ऊन काटने और औरत मन जे काम करत रहे हाथ में ओकर से बहुत आराम मिल गलक। लेकिन बहुत जनक तो बेरोजगारियों छीन गलक नहीं। मशीन आलक तो आदमी के काम धंधा में तो नहीं लगा, तो स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया ही कर कहते। ठीक है, मतलब क्या करें, दूसरा उनके काम मिले नहीं हो, मशीनें करत रहे। फिर खाना बना 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव में किसानों के कारीगरों से काम करवाने लगे। इकर बारे में व्याख्या करेंगे तो यूरोप मैंने 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागरों गाँवों की तरफ जाने लगे थे। मैंने किसानों और कारीगरों को पैसा तो देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। यही कारण है कि एक नए व्यापारी गाँव की तरफ जाने लगे, मतलब सुविधा कम रहे से ले। फिर गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। वह समय था जब छोटे और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। इसलिए जब सौदागर वहाँ तो और उन्होंने माल उत्पन्न करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान शीघ्र तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते वह गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इससे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिला। गाँव में रह के जो काम धंधा कर सके, खेती बाड़ी भी कर सके। फिर है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला संबंध टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्थानीय दरबारों में विभिन्न प्रकार रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत जैसे बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात कम हो गए। पहले जिस कर्जे से व्यापार संचालित था वो ख़त्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के अंतिम सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपये था। यानी 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपये रह गया। इस प्रकार 18वीं सदी तक के अंत तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर हो गया था, माने हाशिए पर पहुंच जाए रहे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। तो 1746 के युद्ध के पश्चात जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। इसके लिए उसने गुमास्तों की नियुक्ति की गई। यह कार्य कंपनी ने 2 चरणों में पूर्ण किया। प्रथम चरण, कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से आज़ाद करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिन्हें गुमास्ता कहा गया। कर्मचारी बन के कहते रहे। फिर द्वितीय चरण में कहते कंपनी ने बुनकरों पर रोक लगा दी कि वे अन्य खरीदारों को अपना माल नहीं बेच सकते। जब बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्होंने कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा देने की भी व्यवस्था की गई। इसलिए इनके शर्त के साथ जो कर्जा लेगा वो अपना माल गुमास्ता को ही बेचेगा। परंतु शीघ्र ही गुमास्तों और बुनकरों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि एक तो गुमास्तों तैयार माल की उचित कीमत नहीं देते थे और दूसरे कोई बुनकर समय पर माल तैयार नहीं कर पाते थे, उसे दंड देते थे, जैसे कोड़ा मारना। इस व्यवस्था में बुनकर की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि
जहाँ उन्होंने अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, वहीं वे कंपनी को कर्ज तले भी दबाते जा रहे थे। मैं कुछ चाहते हो तो मुख्य बेच बेउसन रहे नियम। फिर देख, अपने वक्तव्यों को आगे सही या गलत लिखना, माने कौन कौन से। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। ये वाला सही है कि गलत है? तो ये सही है, ठीक। फिर 18वीं सदी तक कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। 18वीं सदी तक, ये भी सही है। फिर अमेरिका गृहयुद्ध के फलस्वरूप भारत ने के कपास निर्यात में कमी आई, ये गलत है। फिर फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ, ये सत्य है। फिर तीसरा सवाल कहता है आदि औद्योगिकरण का मतलब बताया है। आदि औद्योगिकरण, देख, औद्योगिकरण के इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से आरंभ होता है। इंग्लैंड और यूरोप की फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अधिकांश इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था, इस पर सौदागरों को नियंत्रण था और चीज़ों के उत्पादन कारखानों की अपेक्षा घरों पर होता था। उत्पादन के हर चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम कर होता था। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। पहले वाला रही वाला, ठीक है। फिर चौथा सवाल का 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? मैंने हाथ से कमाते रहे से मन के ज़्यादा वैल्यू देते रहे मशीन कर अपेक्षा काले। तो क्या बताएगा? देख, पहला, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कम वेतन पर मजदूर मिल जाते थे। अतः उद्योगपति मशीन की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही प्राथमिकता देते, सस्ता मिल जाता है। फिर जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों को बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। फिर है, कई उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकार वाले चीज़ों की अधिक मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की आवश्यकता थी। मतलब जो चीज़ हाथ बना सके वो मशीन से नहीं बना के संभव रहे, इसलिए हाथ आदमी मन के ज़्यादा खोजत रहे काम करे के लिए मशीन कर अपेक्षा, माने यूरोप के कुछ उद्योगपति 19वीं सदी में, ठीक है। तो अब हमारा अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद उसे प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम की बनी वस्तुओं का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण को एक नई व्यवस्था लागू कर दी, ठीक है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ा की गुणवत्ता जांचने का काम गुमास्ता को दिया। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, वे किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्होंने कंपनी से जो कीमत मिलती थी बहुत कम थी, पर बंधाए जा रहे हैं वो मन से, ठीक है, वह मन के देख रहे हैं। फिर अगला सवाल है, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया के लिए लेखन को कहा गया है। इस अध्याय पर जारी दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखना है। पहला, देख, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। दूसरा, कपास यानी कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिरी में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई।
फिर बोलते हैं तीसरा पॉइंट, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम थी। और चौथा हम देख 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया यानी खोर्डिंग, ऐंठना व कताई लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजदूर धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन लोग अपने अपने घर में ही करते थे, पर अब नई मशीनों खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इनके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता की ध्यान रखना और मजदूरों की नज़र पर रखना संभव हो गया। ये हम लोग का था सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेज़ी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। प्रथम युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी, जापान से मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कपास का उत्पादन बहुत कम हो रह गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। फिर चौथा सवाल बोलता है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन क्यों बढ़ा? तो देख, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध की संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाज़ारों की रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगी। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। समझ में आई गेलो, पाठ खत्म हो गेलो। पॉज करा, नोट बनावा, पढ़ कर देखा और मस्त रहा।